नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाओ। फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। चलो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न का आंसर करना, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि जो दो या दो से अधिक राज्य हैं, ठीक है, क्या है, दो या दो से जो अधिक राज्य हैं इनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। इन दोनों के लिए दो से दो राज्य या दो से अधिक राज्य हैं उनके लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, संयुक्त रूप से एक लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। एक बात तो ये क्लियर है, लेकिन अब ये बनाया कैसे जाएगा? लोकसभा के द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या फिर संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है ये संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट होगे। संसद के द्वारा बनाया जाएगा लेकिन संबंधित राज्यों के निवेदन पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख लो अनुच्छेद 312 की बात करेंगे। अनुच्छेद 312 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य यदि समझौता कर लेते हैं तो समझौते के आधार पर उन दोनों राज्यों के लिए क्या किया जाएगा? संसद के द्वारा एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा, अगर हम लोग लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था और सबसे पहली बार कब स्थापना होगी? तो 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। तो ये दोनों चीजें भी ध्यान रखना, 1919 का एक्ट है और 1926 में स्थापना होगी। दूसरे प्रश्न का आंसर करना, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? दूसरा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण, बताइएगा जो सौर ऊर्जा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, लोक लेंस कोशिकाओं के द्वारा, वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा या फिर शुष्क कोशिकाओं के द्वारा। दूसरे प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो जो ये फोटोवोल्टाइक कोशिका है इनके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जितने लोग ऑप्शन ए आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ठीक है भाई बात। चलो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो देखो जो फोटोवोल्टाइक कोशिका होती है इनके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इनमें हम लोग बात करेंगे एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो सौर जो पैनल होते हैं या जो सौर सेल होते हैं इनका एक संकुचित परस्पर संबंध संयोजन करती है। ठीक है, ये डिवाइसें संयोजन करती हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे इसका प्रभाव पहली बार तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एडमंड बैकुरल, इनके द्वारा 1839 में व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग किया गया था, इसको प्रदर्शित किया गया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का आंसर करना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उष्मा इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो पहले आप देखते रहोगे गाड़ियों में क्या होता था, कार्बोरेटर होता था। जब वो गर्म हो जाता था तो उसमें क्या किया जाता था, उसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी वानी डाला जाता था। तो जो ये कार्बोरेटर होता था ये इसका प्रयोग किस प्रकार के इंजन में किया जाता था? डीजल इंजन में, भाप इंजन में, पेट्रोल इंजन में या फिर दोनों में? डीजल और पेट्रोल दोनों में। क्या हो जाएगा भाई? तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है जल्दी से सेशन को। ठीक है, जल्दी से आंसर करो और जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को लाइक कर दो भाई, सेशन को लाइक कर दो और क्या कर दो, और सेशन को शेयर कर दो जितने लोग बाद में जुड़े हो।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केवल पेट्रोल इंजनों में। ठीक है, कहां पर? तो जो ये कार्बोरेटर होता था, इनका प्रयोग केवल पेट्रोल इंजनों में किया जाता था। ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो, कार्बोरेटर एक ऐसी यांत्रिक युक्ति है जो आंतरिक दहन इंजन के लिए हवा और द्रव ईंधन को मिश्रित करती है। ठीक है, इसका आविष्कार अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्ल बेंज ने किया था 1885 में, और बाद में क्या हो जाएगा, यह केवल पेट्रोल इंजनों में प्रयोग किया जाता था। ठीक है भाई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? चलो इस प्रश्न का आंसर करो भाई। चौथे प्रश्न का आंसर करना है, उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप। तो हीरा होगा, फ्लोरीन होगा, ग्रेफाइट होगा, या फिर कोयला होगा। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे, ग्रेफाइट करोगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है भाई बात। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। देखो, उष्मागतिकीय की बात करेंगे तो रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो है ये ग्रेफाइट का माना जाता है। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो कार्बन का बहुरूप है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे जो पेंसिल होती है, तो पेंसिल में, ठीक है, क्या किया जाता है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत और ताप का सुचालक भी होता है कौन? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो क्या होगा भाई? प्रकाश रासायनिक जो धुंध होता है, तो इसमें क्या होता है? ठीक है, एल्यूमिनियम आयन होगा, ओजोन होगा, मीथेन होगा, या फिर फास्फोरस होगा। क्या होगा? जल्दी से सारे लोग बताना। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे। चलो फटाफट आंसर करते चलो। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करो भाई। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे प्रकाश रासायनिक धुंध जो होता है, इसमें सदैव अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ओजोन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर भाई बात। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करते हैं प्रकाश रासायनिक धुंध की बात करेंगे तो ये एक भूरे रंग का धुंध होता है जो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से प्रदूषित वातावरण पर सौर पराबैंगनी विकिरण की क्रिया के कारण बनता है। इसमें मानव जनित वायु प्रदूषक में मुख्य रूप से ओजोन होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और कुछ कार्बनिक यौगिक भी आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर भाई बात। तो ये सब ध्यान रखना। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है। क्या करेक्ट आंसर होगा? देखो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस की बात की जा रही है। ठीक है, अगर इसी संपीड़ित प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं भाई? देखो हिंदी में दिया है तो शायद आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो। अगर इसी को हम लोग इंग्लिश में कर दें तो क्या हो जाएगा? तो सीएनजी हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो अब बताओ सीएनजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होगी, कौन सा अव्यय होगा? ब्यूटेन होगा, प्रोपेन हो गया, एथेन होगा, या फिर मेथेन होगा। सीएनजी में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप से कौन सी गैस होगी संपीड़ित प्राकृतिक गैस में, कंप्रेस्ड एंड नेचुरल गैस में? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन डी करोगे बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मेथेन होती है आपके कहां पर? सीएनजी में। ठीक है, देखो संपीड़ित प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं।
ठीक है, आपका सीएनजी कहते हैं। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के भी अपने अवयव होते हैं जिनमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब आपको देखने को मिलेगी। प्राकृतिक गैस क्या होती है? तो ये भी रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है आपकी प्राकृतिक गैस। सीएनजी की बात करेंगे, मुख्य अवयव क्या होंगे? मेथेन होगा। मेथेन सबसे पहले आप आंसर करोगे, मेथेन ऑप्शन में नहीं है तो एथेन और प्रोपेन भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? चलो अभी देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग आंसर कर पाते हो भाई। ठीक है, तो कौन सा निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मेथेन है, हेक्सेन है, बेंजीन है या फिर ब्यूटेन है? सातवें प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है, बताइएगा। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मेथेन, हेक्सेन, बेंजीन या फिर ब्यूटेन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक बार फिर से हमारा ऑप्शन ए होगा, मेथेन होगा, जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था प्राकृतिक गैस में। ठीक है, आपका सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, ठीक है, सीएनजी जो है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, तो नेचुरल है और यहाँ पर आपको मुख्य अवयव कौन सा देखने को मिल रहा था? मेथेन। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव कौन सा होगा? मेथेन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई बात। चलो यहाँ पर देखो, प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण होती है जिनमें मुख्य रूप से मेथेन होती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस ईंधन का मुख्य स्रोत है। यह क्या होगा? जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती हैं। ठीक है भाई बात। इनका अगर हम लोग बात करेंगे, प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, तो घरेलू ईंधन के साथ साथ वाहनों के ईंधन के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है प्राकृतिक गैसों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करना बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइएगा। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, तो जो ये डेंगू बुखार होता है निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एनाफ्लीज के, एडीज के, क्यूलेक्स के या फिर एशियाई टाइगर मच्छर की। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या होगा? तो एनाफ्लीज, एडीज, क्यूलेक्स या फिर एशियाई टाइगर मच्छर, किन मच्छरों के काटने से डेंगू बुखार होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आठवें प्रश्न का जितने लोग ऑप्शन बी करोगे, एडीज करोगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, डेंगू जो बुखार है ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट डालो, सेम टू सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो डेंगू बुखार जो है डेंगू वायरस से संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। विषाणु जनित रोग है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति को इतना अधिक दर्द होता है जैसे लगता है उसकी हड्डियां टूट गई हैं, तो हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ठीक है भाई बात, तो ये ध्यान रखना, एडीज मच्छर के काटने से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो ये बताओ भाई क्या होगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताओ। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये कारक है किसका? इन्फ्लुएंजा का। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क बुखार के एक स्वरूप का, निमोनिया का या फिर बी और सी दोनों? अभी बताओ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए फटाफट आंसर करना है भाई। तो बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये किसका कारक है? इन्फ्लुएंजा का कारक है। छोटे बच्चों में जो मेनिंजाइटिस होता है मस्तिष्क बुखार का एक जो स्वरूप होता है इसका कारक होता है। निमोनिया का कारक होता है या फिर बी और सी दोनों हो जाएगा। तो देखो जो ये बेसिलस है आपका, बेसिलस हीमोफिलस है, ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंजा है यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। बी और सी दोनों, मतलब कि मेनिंजाइटिस जिसको आप छोटे बच्चों में मस्तिष्क बुखार के रूप में देखते हो और जो निमोनिया है इन दोनों के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा? बेसिलस हीमोफिलस। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है भाई बात। चलो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ष 1892 में पहली बार रिचर्ड फिफर नामक ने एक इन्फ्लुएंजा महामारी के दौरान इन्फ्लुएंजा का वर्णन किया था। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु है जो छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का और निमोनिया के कारक के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों को, मेनिंजाइटिस और निमोनिया। सल्फर ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की एक औषधि है? ठीक है, प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से सारे लोग बताना क्या होगा? तो एंटीबायोटिक हो जाएगा, प्रतिजीवाणु हो जाएगा, पीड़ाहारी हो जाएगा, ज्वरनाशी हो जाएगा या फिर प्रतिरोधी हो जाएगा। सल्फर ड्रग्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सल्फर ड्रग्स की बात कर रहे हैं। तो ये प्रतिजीवाणु है, एंटीबायोटिक है, पीड़ाहारी है, ठीक है,
पेन किलर है, जरनाशी है, बुखार को कम करने वाली, या फिर प्रतिरोधी है? क्या करेक्ट आंसर होगा? 10वें प्रश्न की बात करेंगे, फटाफट आंसर करते चलो भाई। बिल्कुल बहुत अच्छे, देखो ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे एंटीबायोटिक, ठीक है। सल्फा ड्रग्स क्या हो जाएगा? तो यह प्रतिजीवाणुक है, एंटीबायोटिक है। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे भैया, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा। चलो बात करते हैं सल्फा ड्रग्स की, बात करें जिसे सल्फानिलामाइड भी कहा जाता है। यह एक प्रतिजीवाणु औषधि है, एंटीबायोटिक औषधि है। पहली बार अगर हम लोग बात करेंगे 1932 में इसे देखा गया था। जर्मन वैज्ञानिक थे और इनके द्वारा इस चीज का जो है प्रयोग किया गया था, इस चीज की खोज की गई थी, ठीक है। तो ये सब बात आप ध्यान रखना। सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन भी चेंज नहीं किया गया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? चलो अब देखो मजेदार बात क्या है कि स्तनधारी है और अंडे देता है। तो कंगारू, लॉरिस, एकिडना या फिर हेजहॉग, क्या करेक्ट आंसर होगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई। तो कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देता है? कंगारू। अब कंगारू तो आपने देखा होगा, कंगारू तो नहीं देता है। अब लॉरिस, एकिडना और हेजहॉग बचा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एकिडना। एकिडना की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलता है, ठीक है। कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलता है एकिडना, ठीक है। और ये क्या है? स्तनधारी है और अंडे देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे एकिडना ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पाया जाता है। और एकिडना और प्लेटिपस दोनों को ध्यान रखना, एकिडना और प्लेटिपस ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। दोनों के नाम याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? अब ये बताना है आपको, बताइएगा कौन सा वृक्ष हो जाएगा जो पर्यावरण के लिए खतरा है? केला होगा, यूकेलिप्टस होगा, बबूल होगा या फिर नीम होगा? 12वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई। कौन सा वृक्ष है जिसको क्या करते हैं? जिसको पर्यावरण के लिए खतरा कहते हैं, जिसको पर्यावरण शत्रु के रूप में जानते हैं। चलो जल्दी से बताना भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा, यूकेलिप्टस हो जाएगा। यूकेलिप्टस को देखो हम लोग सफेदा भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो सफेदा भी कहते हैं। अगर यूकेलिप्टस की जगह पर आपको ऑप्शन में सफेदा दिया गया होता तो भी आपका करेक्ट आंसर होता यूकेलिप्टस या फिर सफेदा वृक्ष जो है ये पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। तो ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भाई, ठीक है बात। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी जितने लोग उसके साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। यूकेलिप्टस की बात करें तो ये जो यूकेलिप्टस है अत्यधिक जल ग्रहण क्षमता के कारण इसको पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। ये जो यूकेलिप्टस वृक्ष जो है जहां पर रहता है तो वहां पर बहुत ज्यादा जल ग्रहण करता है और इसकी वजह से क्या होता है उस क्षेत्र का जो जल स्तर है वो काफी नीचे चला जाता है भाई, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको पर्यावरण शत्रु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सा उत्पाद है जिसको इको मार्क दिया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, जो मिलावट विहीन हो? तो इको मार्क किसको दिया जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग बताना भाई, ठीक है। जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं इको मार्क की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये ऐसे पदार्थों को दिया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रदान किया जाता है जो क्या हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, पर्यावरण से मित्रवत हो। ऑप्शन सी यहाँ पर जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करते हैं इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणक चिन्ह है और जो ये प्रमाणक चिन्ह प्रदान किया जाता है इससे क्या होता है, इससे यह मार्किंग योजना 1991 में शुरू की गई थी। इको मार्क
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, इको फ्रेंडली। ठीक है, तो जो ऐसे प्रोडक्ट जो इको फ्रेंडली है उनको क्या किया जाता है, इको मार्क प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहचान करने में आसान होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, मीथेन नहीं है या फिर आर्गन नहीं है। तो कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखो, जो ये ग्रीन हाउस गैस होती है ये क्या कर देती है, तो ये पृथ्वी के तापमान को क्या कर देती हैं, जो पृथ्वी का जो तापमान है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका जो तापमान है उसको क्या कर देंगी, उस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, क्या कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है। अभी बताओ कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गर्म गैस है तो ये तो तापमान बढ़ाएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्रिज और एसी से निकलती है, आपको पता है गर्म गैस निकलती है तो ये भी तापमान को बढ़ाएगी। मीथेन की बात करेंगे, ये भी गर्म गैस है, ये भी तापमान को बढ़ाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्गन। ठीक है, तो आर्गन आपकी क्या हो जाती है, आर्गन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है भाई बात, तो ये आप ध्यान रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, तो पृथ्वी ग्रह के वातावरण तथा जलवायु में जो परिवर्तन होता है, जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण होता है, जो तापमान बढ़ रहा है, जो गर्मी हो रही है उसके लिए उत्तरदायी होती है। सबसे ज्यादा उत्सर्जन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन। तो ये सब आपके क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस होते हैं जो तापमान बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आ गया, बताइएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है भाई? ठीक है, चलो इस प्रश्न का आंसर करना है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी, 16 सितंबर, 29 अप्रैल या फिर 2 अक्टूबर को। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले जो ये ओजोन परत है, तो ये ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी समताप मंडल में। ठीक है, कहाँ पर पाई जाएगी? तो समताप मंडल में पाई जाएगी ओजोन परत। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग आंसर बी करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो भैया लोग। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखो 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे 1987 में क्या होगा, तो 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किया था और यही कारण है कि 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। मनाने का उद्देश्य क्या है, तो ओजोन परत के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कार्य करना, समाधान और लोगों का ध्यान केंद्रित करना, इन सारे उद्देश्यों से ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बता रहे भाई, तो कौन सा पदार्थ होगा जो जैव निम्नीकरण है? ऊन, प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम फाइल, कांच की बोतलें। ठीक है, क्या होगा भाई बताइएगा, कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? ठीक है, फटाफट आंसर करना है। चलिए फटाफट आंसर करना भाई, तो क्या हो जाएगा, तो जैव निम्नीकरण की अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन ए करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊन। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण के पदार्थ पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसे ऊन हो गया, जैसे रबर हो गया। वहीं अगर हम लोग बाकी की बात करें, प्लास्टिक के कप हो गए, कांच की बोतलें हो गई, एल्युमिनियम फाइल हो गई, तो ये क्या होते हैं, ये जल्दी समाप्त भी नहीं होते हैं और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है भाई बात, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया है?
तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया भाई? 1986, 1974, 1981 या फिर 1971? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताना भाई। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1986 में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। 1986 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1986 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी आया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये भी 1986 में आया है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो ये भी 1986 में आया है। ये दोनों आपके आए हैं कब? 1986 में, 1986 में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, देखो यहाँ पर नहीं शब्द मेंशन किया गया है, तो ध्यान रखना। आपसे पूछ रहा है कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो अरौरा, अड़वा, बघेलखंड या फिर बदुआ, कौन सा होगा? कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? प्रश्न आप लोगों के लिए नया है और निश्चित रूप से आप लोगों को शायद समस्या भी हो रही होगी इस प्रश्न का आंसर देने में। चलो मैं बताता हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बदुआ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी बदुआ जो है ये बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी की अगर हम लोग बात करेंगे औरौरा, अड़वा और बघेलखंड, तो ये तीन के तीनों आपके यूपी में है, लेकिन बदुआ जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो बदुआ बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाएगा? क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूपी का पहला है, ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब होगी उसकी? 1977 में होगी, और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है ये आपको बताना है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत या फिर बहराइच? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, पहला नेशनल पार्क है। 1977 में स्थापना हुई है और लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो जितने लोग ऑप्शन बी कर रहे हो भाई बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई, लखीमपुर खीरी जनपद में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? चलिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न है भाई। आप यूपी के एग्जाम दे रहे हो तो यूपी में आपको बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन यूपी से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम लोग बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1975 में हुई है? किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर या फिर चंबल? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1975 में हुई है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, ये कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो देखो ये है बहराइच में, ठीक है। कहाँ पर है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बहराइच में है। स्थापना इसकी 1975 में होती है। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भाई, ठीक है। चलो, तो कतरनिया घाट देखो 1975 में इसकी स्थापना हुई है, बहराइच जिले में है, और 1987 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के दायरे में लाया गया था, ठीक है, कतरनिया घाट को। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर करना। 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? एक बात तो देखो यहाँ पर ये तय है कि 1985 में क्या हुआ था? 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था। एक बात तो ये क्लियर है, ठीक है, एक बात तो ये क्लियर है कि 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी पर केवल बांध बनाना, नदी के जल को केवल सिंचाई के प्रयोग में लाना, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से सारे लोग बताइएगा। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है? 1985 में शुरू किया गया है, और इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, इसके जल को प्रदूषण से
रहित करना, प्रदूषण मुक्त करना है। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? गंगा के जल को प्रदूषण रहित करना है भाई। ठीक है, गंगा जल के जल को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1985 में देखो गंगा एक्शन प्लान जो है शुरुआत होगी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा, और इस परियोजना का उद्देश्य गंगा के जल को स्वच्छ करना है, और गंगा के किनारे जो बसे शहर है और जो उन शहरों में कारखाने हैं उनके जो गंदे और जहरीले पानी गंगा में मिलते हैं तो उनको रोकना है। ठीक है, उनके लिए कोई अलग व्यवस्था करना है। ये इस गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य था। 22वें प्रश्न का आंसर करना है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग जो है इस प्रश्न का सही आंसर कर ले आ रहे हो। 22वें प्रश्न का आंसर करना है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गोबर, कोयला। देखो आपसे क्या कर रहा है, आपसे नहीं पूछा गया, तो ये बात आप ध्यान रखना, नहीं मेंशन किया गया है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा? लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गोबर या फिर कोयला? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा जो है ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो जीवित जीव होते हैं या फिर जो मरे हुए जीव होते हैं उनसे जो प्राप्त पदार्थ होते हैं वो जैव या फिर बायोमास कहलाते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अब देखो भारत में क्या हो जाएगा, तो ये भारत में पहला है। ठीक है, क्या है? भारत में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा है, और अगर ये पहला है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है, तो क्या होगा? नई दिल्ली, कोचीन, अहमदाबाद या फिर चेन्नई? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 23वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? पहला हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर की हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो भाई। चलो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा जो है ये कौन सा हो जाएगा? कोचिंग नहीं, कोचीन है, और केरल राज्य का ये हवाई अड्डा है, और 2015 में इसने, ठीक है, पहला हवाई अड्डा बन गया था विश्व में जो कि सौर ऊर्जा संचालित था। ठीक है, तो वर्ष भी याद रखना 2015 में। चलो आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। देखो अगर अनुसूची 3 की बात करेंगे, अनुसूची 3 में क्या है? तो अनुसूची 3 में शपथ है। 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और क्या है? और समवर्ती सूची की बात की गई है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या की बात की गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, आज के सेशन में प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी प्रश्न थे वो सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। काली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, पेट्रोलियम से, उर्वरक से या फिर बागवानी एवं शहद उत्पादन से? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखो तिलहन की अगर हम लोग बात करेंगे तो तिलहन से आपकी पीली क्रांति हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाती है? तिलहन से पीली क्रांति हो जाती है। उर्वरक से अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी हो जाती है? उर्वरक से आपकी भूरी क्रांति हो जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? काली क्रांति की बात करेंगे पेट्रोलियम से हो जाएगी। ऑप्शन बी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है भाई, किससे हो जाएगी? तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो जितने लोग
आज के सेशन को देख रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दो, और जो लोग पहली बार हो वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।